Welcome to my channel Exam तैयारी सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने वीडियो में देखेंगे थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम। मैंने आपको थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या है पूरा अच्छा डिटेल में बताया था लास्ट वीडियो में। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप वहां पे देख लीजिए। और इन नियमों को देखने से पहले आप थॉर्नडाइक के सिद्धांत को ज़रूर देखिएगा। तो उन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ नियम बताए थे। मैंने लास्ट वीडियो में नियम के नाम बता दिए थे आपको। आज हम उन्हें डिटेल्स में देखेंगे। बहुत ज़रूरी है स्पेशली यूपी टेट के लिए, क्योंकि यूपी टेट में जो है इन नियमों से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो उन्होंने क्या है, दो अपने जो नियम थे उनको दो वर्गों में बांटा था। एक था मुख्य नियम और एक था हमारा गौड़ नियम, यानी प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ। प्राइमरी लॉ में उन्होंने तीन उपनियम दिए थे। तो एक तो आपको ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मुख्य नियम में कौन कौन से उपनियम हैं या कितने उपनियम हैं, तो आपको नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें तीन है, एक है तत्परता का नियम, एक है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। इसी तरह से जो उनके गौड़ नियम है उसमें उन्होंने 5 नियम दिए थे, 5 उपनियम दिए थे। एक है हमारा बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा है मानसिक स्थिति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है सादृश्य अनुक्रिया का नियम और पांचवा है सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो ये 5 नियम उन्होंने 5 उपनियम दिए अपने सेकेंडरी लॉ में। अब हम इन्हें डिटेल में देखते हैं। तो पहला है हमारा मुख्य नियम। मुख्य नियम के अंदर 3 उपनियम आते हैं, एक एक करके हम समझेंगे। और मुख्य नियम जो है वो अच्छे से डीपली समझेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गौड़ नियम जो है यानी सेकेंडरी लॉ जो है उसमें बहुत पांचों जो नियम है वो छोटे छोटे से हैं। और मेनली जो इनका नाम है आप जैसे समझ रहे हैं, मुख्य नियम प्राइमरी लॉ, यानी उनका जो पूरा सिद्धांत है वो मोस्टली इन नियम को जो है वो काफ़ी वो डिपेंड करता है, उनका सिद्धांत उस पर बहुत ज़्यादा जो प्रभाव है वो इसमें दर्शाया गया है। तो पहला जो है इसमें है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। तत्परता या रेडीनेस का क्या मतलब है, यानी अगर आप किसी काम को या किसी चीज़ को सीखने के लिए तैयार हैं तब तो आप उस चीज़ को क्या है बहुत अच्छे से सीख लेंगे और बहुत खुशी के साथ सीख लेंगे। और जब आप उसको सीख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्या है प्रसन्नता होगी, बहुत ज़्यादा आप संतोष को महसूस करेंगे, यानी कि आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होंगे और बहुत ज़्यादा आप ऐसा करोगे, खुश रहोगे कि हाँ मैंने ये काम जो है अचीव कर लिया। तो इस नियम के अनुसार यही है। तत्परता का मतलब क्या है, रेडी रहना, कि जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार है तो वह क्रिया आनंद के साथ करता है और वो क्रिया करने से क्या है उसे आनंद मिलता है। लेकिन अगर वो काम को करने के लिए तैयार नहीं है तब उस कार्य से क्या है उसे तनाव मिलता है, टेंशन मिलता है। और अगर वो उस कार्य को किसी भी तरह से उसको करने के लिए बाध्य किया जाता है, यानी कि ज़बरदस्ती उससे उस काम को कराया जाता है, तब वो झुंझुलाहट का अनुभव करता है। तो यहाँ पे उन्होंने अपने इस नियम में 3 बातों को कहा कि यदि अगर आप किसी भी कार्य को करने के लिए, जो भी आप संवाहक की इकाई है यानी कंडक्टिंग यूनिट का मतलब जो भी व्यक्ति है जो उस काम को कर रहा है, उसको अगर वो करने के लिए रेडी है, तत्पर है, ठीक है, तब तो उस कार्य को करने से उसे संतोष मिलेगा, यानी खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। और अगर दूसरी कंडीशन है कि अगर वो उस कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं है, रेडी नहीं है, तो क्या है उस कार्य के प्रति उसके अंदर मानसिक तनाव हो जाएगा। जैसे उसको टेंशन है, अरे यार मुझे वो काम करना है और मेरा काम पड़ा हुआ है, तो वो क्या उसे टेंशन रहेगी। वो रेडी है ही नहीं उस काम को करने के लिए, उसका मन ही नहीं है उसको करने के लिए, लेकिन चिंता तो उसको रहेगी, तो तनाव उत्पन्न होगा। और तीसरी बात बोली कि अगर हम ज़बरदस्ती उससे वो काम कराएंगे भी तो वो काम तो कर लेगा, लेकिन उस काम से ना तो उसे शांति मिलेगी यानी असंतोष मिलेगा, तनाव भी मिलेगा, कष्ट भी होगा। जैसे अगर ज़बरदस्ती आपसे बोल दिया जाए कि आप घर की सफाई करो, आपका घर की सफाई करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, आपसे ज़बरदस्ती नहीं तुम्हें करना है, तो आप बेमन से कर तो दोगे, लेकिन ना तो उसको करने से आपको खुशी मिलेगी, है ना ही आप क्या है आपको तनाव, टेंशन, अरे कितना सारा काम करना है मुझे, ऐसे रहेगा आपके माइंड में हमेशा। तो वही चीज़ उन्होंने बोला, तत्परता का नियम सिंपल सा है। तत्परता यानी कि आप किसी काम करने के लिए तैयार हैं तो खुशी होगी, तैयार नहीं है तो असंतोष होगा, और अगर बलपूर्वक आपसे कराया जाएगा तो आपको कष्ट होगा उस काम को करने से, ठीक है। अब कक्षा में हमें इस चीज़ को कैसे ध्यान में रखना है, क्योंकि मेनली तो हम इसे बच्चों के लिए पढ़ रहे, शिक्षा में मतलब कक्षा में हमें किस तरह से यूज़ करना है इसे, तो उसके लिए क्या है कि इसके आधार पर क्या करना है कि नवीन ज्ञान देने से पहले छात्रों को मानसिक रूप से नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार करना चाहिए।
यानी किसी भी बच्चे को आप जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं या कोई भी नई चीज़ सिखाने जा रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उनको मेंटली प्रिपेयर कर दें उस काम को करने के लिए, ताकि उनका जो मन है उस काम में लगे। दूसरी बात है, नए ज्ञान के लिए छात्रों को तब तक बाध्य नहीं करना चाहिए जब तक कि वे तैयार ना हो, और इस नियम को मानसिक तत्परता का नियम भी कहते हैं। तो सीधी सी बात यहाँ पे ये भी कही गई है, उन्होंने क्या बोला तत्परता के नियम में, कि हमें कभी भी बाध्य नहीं करना, क्योंकि अगर हम किसी काम को करने के लिए बाध्य करेंगे बच्चे को, तो वो क्या है, उसे कष्ट देगा, असंतोष देगा, तनाव उत्पन्न करेगा उसमें। तो हमें बाध्य नहीं करना है, उसको तैयार करना है उस काम को करने के लिए, वो खुशी खुशी उस काम को करे। इसीलिए इस नियम को मानसिक तत्परता का नियम भी कहते हैं, क्योंकि मेंटली हमें उनको रेडी करना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस नियम का दूसरा नाम है मानसिक तत्परता का नियम। अगर क्वेश्चन आता है किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने दिया है। तीसरा है हमारा, कक्षा शिक्षण से पूर्व छात्रों की रुचियों, अभिक्षमताओं तथा योग्यताओं आदि का परीक्षण कर लेना चाहिए, जिससे छात्रों की सीखने का ढंग ज्ञात हो जाता है। अब कैसे आप रेडी कर सकते हैं बच्चों को सीखने के लिए? सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि वो बच्चा जो है वो किस तरह का, क्योंकि विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। उनका IQ लेवल क्या है, किस तरह से वो सीखना पसंद करेंगे, कैसी विधि से, उनकी योग्यता क्या है, यानी जो भी आप टॉपिक सिखाने जा रहे हो उसके बारे में उनको कितनी नॉलेज है पहले की, और क्या आपको सिखाने की ज़रूरत है, उनकी रुचि क्या है, यानी वो एक्टिविटी के थ्रू सीखना पसंद करेंगे या हम जस्ट लेक्चर दे देंगे तो पसंद करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है, उसके बेस पे आप उनको क्या है, तैयार कर सकते हो नई चीज़ को सीखने के लिए। चौथा पॉइंट है, छात्रों में मानसिक तत्परता तथा रुचि नवीन शिक्षण विधियों द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो आप नई नई मेथड जो हैं उन्हें यूज़ करो। पुराने मेथड जो हो गए, जैसे लेक्चर मेथड हो गया है, जो कि बहुत पुराना और बहुत ही नीरस मेथड है, तो उसको यूज़ नहीं करो। अच्छे अच्छे आजकल मेथड है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करो, ठीक है। और लास्ट है, बालक में जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। जिज्ञासा उत्पन्न करना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा एक्साइटेड रहेगा किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो वो उस काम को बहुत अच्छे से सीखेगा, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बस ये है कि हमें बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करना है, मानसिक रूप से तैयार करना है किसी चीज़ को सीखने के लिए। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम, उपनियम, लॉ ऑफ एक्सपीरियंस। तो अभ्यास से क्या मतलब है कि आपको जो भी आपने चीज़ सिखाई है उसकी आपको अभ्यास कराना है, ताकि वो फ्यूचर में उस चीज़ को भूले नहीं, और जो भी उसने सीखा है वो लंबे समय तक उसको याद बना रहे। तो इसके अनुसार है, अभ्यास करने से उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत हो जाता है। क्योंकि कैसे मजबूत हो जाएगा? अगर आप किसी चीज़ को बार बार याद करते रहोगे, मान लिया कि आपको बता दिया हमने, छोटे से बच्चे को हमने एक ऐसे सिखाया है अपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, ठीक है। अब उसको पता चल गया कि प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, प्रधानमंत्री के क्या कार्य है। अब आपने जब उसको 2-3 बार रिपीट करवा दिया है तो उसको याद हो गया। अब जब आप जैसे ही उससे कोई अनजान व्यक्ति उससे पूछेगा, तो फट से क्या है, वो उसका रिप्लाई कर देगा। तो इससे क्या हो कि जैसे ही उद्दीपक उसके सामने आया, उसने तुरंत अनुक्रिया कर दी। तो क्या होता है कि अभ्यास करने से बार बार उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच का जो संबंध है, यानी SR बॉन्ड जो है, वो स्ट्रांग हो जाता है। उपयोग तथा अभ्यास रोक देने से संबंध कमज़ोर पड़ जाता है। अगर आप किसी भी चीज़ को रिपीट नहीं करोगे, आप उसको बार बार उसका रिकॉल नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे, तो कमज़ोर हो जाएगा। जैसे आप CTET की तैयारी कर रहे हो, अगर आप तैयारी नहीं करोगे, अपनी प्रैक्टिस को नहीं करोगे, तो धीरे धीरे क्या चीज़ें आप भूल जाओगे। तो अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, ताकि लंबे समय तक तो आपको वो चीज़ें याद रहें। तो अभ्यास का नियम यही बात कहता है, और इन्होंने इस नियम में 2 भाग बताए हैं, 2 भागों में इसे व्यक्त किया है। पहला है उपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज़, और दूसरा है अनुपयोग का नियम, लॉ ऑफ डिसयूज़। तो ये भी याद रखिएगा कि जो अभ्यास का नियम है, उपनियम, उसको भी 2 भागों में बांटा है। अब उपयोग का नियम क्या मतलब, यानी जिन चीज़ों का हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं वो हमें याद बनी रहती हैं, और अनुपयोग का नियम, जिस चीज़ों को हम यूज़ नहीं करते हैं, धीरे धीरे वो हमारी दिमाग से क्या है, मिट जाती हैं, और धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है, या फिर आप कहेंगे कि पूरी तरह एक टाइम आता है कि आप भूल ही जाते हैं उन चीज़ों को। अब कक्षा में आप किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हो? तो पहला है कि बालकों को सिखाई गई क्रिया को दृढ़ करने के लिए पर्याप्त अभ्यास कराएं। कि जो भी आपने सिखाया प्रैक्टिस कराना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है, कक्ष में पढ़ाई गई विषय वस्तु का मौखिक अभ्यास कराएं। यानी रिटन तो आप अभ्यास कराते हैं, जैसे आप टेस्ट ले लेते हो,
लेकिन मौखिक अभ्यास करना भी ज़रूरी है। मौखिक अभ्यास कैसे कर सकते हो? जैसे उसी टॉपिक से रिलेटेड आप आगे पढ़ाओगे जब, तो आप एक बार रिकॉल कर लो बच्चों से पिछला कि कुछ क्वेश्चन कर सकते हो कि अच्छा, जैसे कि आप पढ़ाने वाले हो साइंस में कोई चैप्टर, ठीक है? प्रकाश के बारे में पढ़ाने जा रहे हो, तो फर्स्ट चैप्टर में जैसे आपने जो पढ़ाया था उन्हें फर्स्ट क्लास में, यानी कि अगर वो 7th क्लास में है तो 6th क्लास के बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, तो वो चीज़ें आप पूछ सकते हो। उससे उनका रिवीजन हो जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा बच्चों को कितनी जानकारी है। तो मौखिक अभ्यास कराना भी ज़रूरी है लिखित अभ्यास के साथ साथ। नेक्स्ट पॉइंट है, कक्षा में छात्रों को समयानुकूल वाद विवाद कराया जाए, इससे तार्किक माध्यम से सीखने का अवसर मिलता है। एक अभ्यास कराने का तरीका ये भी है कि आप वाद विवाद प्रतियोगिता कर सकते हो क्लास में। उससे आपको एक ही बार में सारे बच्चों की नॉलेज पता चल जाएगी और सभी बच्चों का क्या है, रिवीजन भी एक साथ हो जाएगा। थर्ड उपनियम है प्रभाविता या प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये लास्ट उपनियम है मुख्य नियमों में। तो ये क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। तो प्रभाव यहाँ पे है मेन कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत का ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है, इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण नियम है, इस बात को याद रखिएगा। इसे संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा कि इस नियम का एक और नाम है संतोष और असंतोष का नियम। तो प्रभाव का नियम क्या है कि इस नियम अनुसार जिन कार्यों को करने से व्यक्ति को संतोष मिलता है उसे वह बार बार करता है, और जिन कार्यों से उसे असंतोष मिलता है उन्हें वह नहीं करना चाहता है। यानी आप कह सकते हो कि जिस कार्य को करने से आप पे अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, अच्छा इफेक्ट पड़ा आप पे, अच्छा लगा आपको करने से, तो वो तो आप बार बार करोगे। लेकिन जिस काम को करने से आपको नेगेटिव इफेक्ट दिखा, तो उस काम को आप नहीं करोगे। ठीक है। प्रभाव के नियम में किसी उद्दीपक व अनुक्रिया का संबंध उसके प्रभाव के आधार पर मजबूत या कमज़ोर होता है। यानी अगर आपको किसी को काम करने से संतोष मिला है तब तो एसआर बॉन्ड मजबूत होगा, लेकिन अगर उस कार्य किसी भी कार्य को करने से आपको असंतोष मिला है, अच्छा नहीं लगा है, बिल्कुल भी निंदा हुई है आपकी, तो वो वहाँ पे एसआर बॉन्ड जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। यानी अगर उस तरह की अनुक्रिया आपके सामने आएगी तो आप उसके लिए रिएक्ट ही नहीं करोगे। ठीक है। अब कक्षा में किस तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है? छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित तथा अभिप्रेरित किया जाए। क्रिया को समाप्ति पर पुरस्कार तथा दंड की व्यवस्था की जाए, इससे अधिगम क्रिया का प्रभाव स्थायी होगा। यानी अब बच्चा जो है, आपको क्या करना है कि आप जब भी कोई काम कराओ, अगर उस बच्चे ने अच्छा उसमें अपना प्रदर्शन दिया है तो आप उसको पुरस्कार या दंड दे सकते हो। तो उससे उस काम को करने से क्या है, बहुत अच्छा लगेगा, संतोष मिलेगा, और जो उस कार्य का जो प्रभाव है वो उस पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से आप क्या है, किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी कार्य को प्रभावी ढंग से करवा सकते हो। दूसरी बात है, विद्यालय में शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं तथा उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए अधिगम कराएं। अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, अलग अलग उनकी व्यक्तिगत क्षमताएं होती हैं, उन सबको ध्यान में रखकर आप कार्यों को कराएं, ताकि उनका जो प्रभाव है वो अच्छा ही पड़े बच्चों पे और उस काम को वो अच्छे से कर लें। क्योंकि अगर हमने कोई काम कराया और उसका जो पूरा प्रोसेस है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रखा, तो जो बच्चे वीक है वो उसे नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो नेगेटिव हो जाएंगे कि हमसे तो ये काम नहीं हो रहा है। तो एसआर बॉन्ड जो है वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका वीक हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, छात्रों को ज़्यादा भला बुरा नहीं कहना चाहिए। ऐसा करने से छात्रों में अध्यापक के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण निर्मित हो जाता है और जिससे सीखना कठिन हो जाता है। तीसरी बात है कि आपको बच्चों को डांटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डांटना है, भला बुरा नहीं कहना है। बच्चों को समझाने का या उनकी कमियां दिखाने का भी जो है बहुत तरीके होते हैं, जिससे उनको बुरा भी नहीं लगता है, और आप क्या है, उनकी कमी को भी बता सकते हो, उनकी गलती को भी बता सकते हो। तो उन नई नई चीज़ों को आपको अपनाना ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट है कि शिक्षक को शिक्षण में नवीन क्रियाओं तथा विधियों का प्रयोग करके शिक्षण को रुचिकर बनाना चाहिए। देखिए, ये सारी जो बातें हैं, जो पुराने सिद्धांत हैं, उन्हीं के आधार पर हमारा एनसीएफ है, उसमें भी यही सारी चीज़ें शामिल की गई है कि बच्चों को डांटना नहीं है, मारना नहीं है, नई नई मैथड्स को यूज़ करना है। अलग अलग तरह के जो बच्चे अलग अलग लेवल के हैं, अलग अलग विभिन्नताओं वाले, क्षमताओं वाले बच्चे हैं, उन सब का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें जो हैं आपको अब याद हो जानी चाहिए कि किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखते हैं गौड़ नियम। तो मुख्य नियम हमारे 3 हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है मुख्य नियम। आई होप अच्छे से आपको समझ में भी आ गए होंगे। तीनों के नाम से ही आप याद रख सकते हैं कि उनमें क्या बताया गया है।
गौड़ नियम, इसके अंदर 5 उपनियम हैं। पहला है हमारा बहु अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस। बहु अनुक्रिया यानी कि अलग अलग तरह की अनुक्रिया देना, किसी एक ही उत्प्रेरक के प्रति अलग अलग तरह की अनुक्रिया देना। तो इसके अनुसार जब व्यक्ति के सामने कोई भी समस्या आती है तो वह उसे सुलझाने के लिए अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करता है, और इनका क्रम तब तक चलता है जब तक कि वह सही अनुक्रिया के रूप में समस्या का समाधान नहीं कर लेता है, समस्या सुलझाने पर संतोष का अनुभव होता है। यानी जो बहु अनुक्रिया का नियम क्या है कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, मान लिया जैसे अभी आपके सामने प्रॉब्लम है कि सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हो पाया है आपका, और आपको बहुत ज़्यादा नीड है कि आपकी जल्दी से जॉब लग जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या है, बहुत सारी अनुक्रिया करोगे कि आप ट्राई करोगे, चलो अच्छा मैं सीटेट के साथ साथ कोई और एग्ज़ाम भी तैयार कर लेता हूँ, एग्ज़ाम की तैयारी कर लेता हूँ। आप आर्टिकल्स देखोगे कि हाँ चलो यहाँ भी अप्लाई कर देता हूँ। तो आप क्या है, बहुत अलग अलग तरह की अनुक्रियाएँ दोगे, और तब तक करोगे जब तक कोई एक अनुक्रिया जो है वो बिल्कुल सही ना हो जाए, और जो आप चाहते थे, जो आपकी समस्या थी, वो समाधान ना हो जाए। और जब समस्या का समाधान हो जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा संतोष का अनुभव भी होगा। यानी कहने का मतलब है कि एक उत्प्रेरक के प्रति हम अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं तब तक हमारी वो समस्या जो है वो ठीक ना हो जाए। दूसरा उपनियम है मानसिक स्थिति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल स्टेट या मेंटल सेट। इसके अनुसार किसी भी प्राणी के सीखने की योग्यता उसकी अभिवृत्ति तथा मनोवृत्ति द्वारा निर्देशित होती है। तो मानसिक स्थिति का नियम क्या है कि आपकी मेंटल स्टेट कैसी है, आपकी उस समय मेंटल कंडीशन कैसी है, उसके आधार पर ही आप किसी चीज़ को सीखते हो। यदि व्यक्ति के कार्य सीखने में रुचि है तब तो आप उसे शीघ्रता से सीख लोगे, किंतु यदि प्राणी मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं है तो वह उस कार्य को नहीं सीख पाएगा, या फिर सीखने में क्या है, कठिनाई का अनुभव करेगा। तो मानसिक स्थिति से यही मतलब है कि अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो किसी काम को करने के लिए तब तो आसानी से सीख लोगे, लेकिन प्रिपेयर नहीं हो तो ना ही आपका सीखने में मन लगेगा, और अगर आप करने की कोशिश भी करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको सीखने में। थर्ड उपनियम है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। आंशिक क्रिया का मतलब क्या होता है, यानी अगर हम किसी भी कार्य को कराएं और उस कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में कराएं तो उसको सिखाना या सीखना जो है थोड़ा सा आसान हो जाता है एक साथ सिखाने की तुलना में। क्योंकि इस नियम के अनुसार क्या है कि कोई भी स्थिति जो है या कोई भी जो आपका सामने उत्प्रेरक है उसके प्रति जो हम प्रतिक्रिया देते हैं वो संपूर्ण उत्प्रेरक के प्रति नहीं देते हैं, ठीक है, बल्कि उसके किसी अंश के प्रति देते हैं। तो अगर हम छोटे छोटे अंशों में काम को कराएं तो उस कार्य को जो है वो सीखा जा सकता है आसानी से। जैसे कई बार होता है छोटे बच्चों को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में किसी चीज़ को सिखाते हैं तो बच्चे जो हैं उस चीज़ को, जैसे अब इंग्लिश बोलना ही सिखाया जाता है तो पहले आपको अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है, फिर आपको छोटे छोटे वर्ड्स सिखाए जाते हैं, फिर आपको एक सेंटेंस सिखाया जाता है, फिर आपको एक पैराग्राफ सिखाया जाता है। तो उससे क्या होता है, सीखना आसान होता है। तो यही बात इस नियम में कही गई है कि अगर हम किसी कार्य को अंशों में विभक्त करके कराते हैं तो जो कार्य है उसे आसानी से और शीघ्रता से सीखा जा सकता है। फोर्थ उपनियम जो है वो है हमारा सादृश्य अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ सिमिलरिटी और एनालॉगी। इस नियम का आधार पूर्व अनुभव है, यानी कि ये जो नियम है उसमें मेनली किस पे बात कही गई, फोकस किया गया है पूर्व अनुभव पर, आपके पुराने एक्सपीरियंस पर। तो प्राणी किसी नवीन परिस्थिति या समस्या होने पर उससे मिलती जुलती पूर्व की परिस्थिति या समस्या का अनुभव करता है तथा वैसी ही प्रतिक्रिया करता है। अतः समान तत्वों के आधार पर नवीन ज्ञान का पुराने अनुभवों से आत्मसात या समानता करने पर सीखने में सरलता तथा शीघ्रता होती है। यानी इस नियम के अनुसार क्या है कि जो आपके सामने अगर कोई समस्या आई है और पूर्व में यानी अपने पास्ट में आपने उस तरह की समस्या को फेस किया है तो आपके सामने प्रेजेंट में जो समस्या आई है आप उसमें भी वैसा ही बिहेवियर शो करोगे, अपने पुराने अनुभवों का उपयोग करोगे। और इसका यूज़ हमें बच्चों के साथ करना चाहिए कि अगर पुरानी चीज़ें उन्होंने
जो सीखी हुई हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, तो उनका इस्तेमाल उनके नया जो हम ज्ञान देने वाले हैं उसमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और लास्ट उपनियम है हमारा सहचार्य स्थानांतरण का नियम, सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इस नियम के अनुसार जो अनुक्रिया किसी एक उत्तेजक के प्रति होती है वही अनुक्रिया बाद में उस उत्तेजना से संबंधित तथा किसी अन्य उद्दीपक के प्रति भी होने लगती है। थॉर्नडाइक के अनुकूलित अनुक्रिया यानी कंडीशन रिस्पॉन्सेस को ही सहचार्य परिवर्तन के नियम के रूप में व्यक्त किया गया है। तो इसे याद रख लीजिएगा कि सहचार्य स्थानांतरण का नियम जो है और अनुकूलित अनुक्रिया का जो नियम है वो सेम है। तो इसके अनुसार यही बात कही गई है कि अगर आपने कोई आपका उत्तेजक था, आपने उसके प्रति जिस तरह की अनुक्रिया दी है, ठीक है, तो उस उत्तेजक जैसा ही अगर आप कोई और उत्तेजक आपके सामने आता है तो आप उसके प्रति भी वैसी ही अनुक्रिया दोगे, ठीक है। जैसे कि अगर आपके सामने मान लिया पास्ट में कोई प्रॉब्लम आई थी और सामने अभी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आई है जो कि उससे मिलती जुलती ही है, ठीक है, तो आप वैसा ही रिएक्ट करोगे कि अच्छा उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए मैंने वो चीज़ें की थी, तो आप इस प्रॉब्लम में भी वैसा ही कोशिश करोगे कि शायद वो काम हमारा आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि एसोसिएशन है पुरानी हमारी अनुक्रिया का नई अनुक्रिया से। तो यहाँ पे हमारे ये सारे नियम ख़त्म होते हैं और आई होप अच्छे से समझ में आए होंगे आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम पावलोव का सिद्धांत पढ़ेंगे और आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा और इससे रिलेटेड जितने भी आपके लिए टॉपिक होंगे तो मैं उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।